नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। त्योहारों का मौसम है, दिवाली आने को है और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आपको बताएं कि आने वाला नया साल निवेश के लिहाज से आपको किस तरह से तैयार रहना चाहिए, क्या तैयारियां आपको करनी चाहिए। शो की शुरुआत करते हैं, चलिए ऑन द शो के साथ। नए निवेशक कैसे करें निवेश की शुरुआत, निवेश की जर्नी में किस फंड में निवेश करना चाहिए, क्या निवेश की शुरुआती गलती बिगाड़ सकती है आपकी प्लानिंग, बताएंगे आपको आज। लोन के बोझ से बचने के लिए किस तरह से करें मैनेजमेंट, जिससे लोन चुकाने में नहीं होगी कोई भी परेशानी। लार्ज कैप से करें निवेश की शुरुआत, क्या कम रिस्क के साथ मिलेगा रेगुलर रिटर्न, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। और साथ ही अपने सवाल आप चाहें तो हमें भेज सकते हैं। आपके सवाल निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हो तो आपके सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। तो चलिए, अगर यहाँ पर बात हो निवेश को शुरू करने की और ख़ासतौर से किसी नए फंड को पोर्टफोलियो में ऐड करने की, तो किस तरह से आपको चुनाव करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। तो विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ संतोष नवलानी, सीईओ ईटी मनी जुड़ गए हैं। संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और सही फंड कैसे चुनना चाहिए, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सवाल है, खासतौर से उस तरह के निवेशक के लिए जो कि बाजार से परिचित नहीं है। लेकिन देखिए, मौका भी है, दस्तूर भी है, नया साल शुरू हो रहा है। वैसे तो निवेश की जर्नी शुरू करने के लिए कोई खास मौके की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन अगर किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी इस वक्त शुरू करनी हो संतोष, और ख़ासतौर से किसी फंड का चुनाव करना हो, तो पहली बात कौन सी होगी जो ध्यान में रखनी होगी। हाय कविता। पहली इन्वेस्टमेंट कविता सबसे बढ़िया स्टेप होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। और अगर ये पहला कदम जो भी इन्वेस्टर करता है वो अगर बराबर हो जाए या उसका एक्सपीरियंस ठीक रहे, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है एसेट क्लास के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर। तो अगर ये कॉन्फिडेंस आप कायम रखेंगे तो 20-30 साल का जो आपका इन्वेस्टिंग जर्नी रहेगा वो एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन कर सकता है आपके लिए। लेकिन आपने पहला इन्वेस्टमेंट या पहली कदम जो होगी आपकी, वो आपने अगर गलती कर दी या आपका एक्सपीरियंस बराबर नहीं रहा, तो आपका जो बिलीफ है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो ट्रस्ट है, वो कैटेगरी में बन नहीं पाएगा। और आप कैटेगरी को टाइम नहीं देंगे, और टाइम नहीं देंगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। तो आई थिंक ये बहुत ही सिंपल एस्पेक्ट है समझना कि आप जब पहली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सोच समझ के करिए और ऐसी जगह करिए जो आपको समझ में आए। अगर आपको समझेगा तो आपके रिस्क पता रहेंगे, आपको उसके रिटर्न एक्सपेक्टेशन बराबर होंगी। तो मैं कहूँगा कि अगर एक अंग्रेजी में कहावत है कि फर्स्ट स्टेप इज हाफ द बैटल वन। सो अगर आप पहली स्टेप बराबर कर रहे हैं तो आपकी आधी जो बैटल है इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स कमाने की, वो कायम हो जाएगी। तो आप सोच समझ के करिए जो करिए। बिल्कुल, निवेश का पहला कदम काफ़ी मायने रखता है और उसी से आपके आने वाले सफ़र की एक तरह से लय बन जाती है और पाथ की क्लैरिटी आपको मिल जाती है। लेकिन मान लीजिए कि पहला कदम निवेशक ने लेना चाहा है फंड के इस समुंदर में, क्योंकि इतने सारे फंड्स हैं संतोष, हर तरह के निवेशक के लिए, हर तरह के रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर के लिए आपके पास एक फ़ंड का विकल्प मौजूद है। तो जो शख्स शुरुआत कर रहा हो गलत ना जाए अपने चुनाव में, इस बात का तो ध्यान रखना ही है। लेकिन सही चुनाव करना भी तो एक सबसे बड़ा सवाल होगा उनके आगे। गलत चुनाव से बचना चाहिए, लेकिन सही चुनाव करने के लिए कौन कौन सी बातें ख्याल में रखनी चाहिए, किस तरह का पहला फंड होना चाहिए जो वो कंसिडर कर सके। सो कविता, मल्टीपल अप्रोचेस हैं इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। जो भी इंडिविजुअल्स हैं, हर इंडिविजुअल अपने आप में एक अलग इन्वेस्टर बन सकता है। कोई एग्रेसिव है, कोई कंजर्वेटिव है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, कोई मीडियम टर्म इन्वेस्टर है। तो जब तक आप वो नहीं समझेंगे तो तब तक वो आंसर करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन कुछ बैक ऑफ दी
हैंड रूल बुक्स हैं जो हम बोल सकते हैं कि आप ये फॉलो करिए, और उसके हिसाब से आप अपना पहला फंड सिलेक्ट करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बेटर हो सकता है। तो सबसे पहले करिए कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर वो म्यूचुअल फंड्स में है तो ऐसा समझिए, ऐसा करिए कि वो सिंपल टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट हो। आप उसमें ज़्यादा एग्जोटिक आइडियाज़ या थीमेटिक आइडियाज़ ऐड नहीं करें। तो सबसे पहले अगर आप इक्विटी फंड्स को देखेंगे तो इक्विटी फंड्स में एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप इंडिया के भविष्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो इंडिया के साथ ग्रो करने वाली हैं बाय बिल्डिंग गुड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो एक सिंपल तरीका ये है कि आप इंडिया की जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी, आप जो उस फंड्स में उस कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है जैसे लार्ज कैप फंड या एक इंडेक्स फंड, वो उठाएं। तो उसमें एक तो सिंपल टू अंडरस्टैंड है, आपको पता है कि टॉप 50 कंपनीज या टॉप 100 कंपनीज में एक्सेस मिलेगा। आपको ये पता है कि एस्टैब्लिश बिजनेस हैं, आपको ये पता है कि इसमें विजिबिलिटी ऑफ बिजनेस मॉडल भी अवेलेबल है, और आपको ये पता है कि ये कंपैरेटिवली कम रिस्क की इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो आप सिंपल पहले पता करिए कि आपको जो समझ में आए वो उठाइए। सेकेंड एस्पेक्ट है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाइड नहीं है और आपके इन्वेस्टमेंट्स कुछ फोकस तरीके से मैनेज की जा रही है, लाइक फोकस फंड एक तरीके का कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड्स में, या कॉन्ट्रा फंड्स हैं, या फिर डिविडेंड यील्ड काइंड ऑफ थीम है, या फिर वैल्यू थीम है, तो उसमें आपको चांस बहुत ज्यादा है कि एक बिकॉज वो ऐसी आइडियाज मार्केट में कम होंगी तो आपका पोर्टफोलियो में उतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा जितना शायद जरूरत हो आपकी पहली इन्वेस्टमेंट के लिए। तो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस पिकअप करिए। और तीसरी चीज ये कि कॉस्ट को कम रखिए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स में ऐसे फंड्स हैं जिनकी एक्सपेंस रेशियो सालाना बहुत ज्यादा है, तो शायद आप अपने रिटर्न्स उस एक्स्ट्रा कॉस्ट में खो दे रहे हैं। तो तीन चीजों को फोकस करिए, सिंपल टू अंडरस्टैंड, डाइवर्सिफाइड एंड लो कॉस्ट। अगर आप ये तीन चीजों को फोकस करेंगे तो चांसेस बहुत कम है कि आप गलत इन्वेस्टमेंट करें। ऑलराइट। अमूमन जो सलाह लोगों को दी जाती है उस पर मैं आती हूँ, जहाँ पर पहला फंड कहा जाता है कि आप ELSA से शुरुआत कर सकते हैं, आप इंडेक्स फंड से शुरुआत कर सकते हैं। ये दो कैटेगरीज के फंड अगर कोई अपने पहले निवेश के लिए चुनता है तो इसमें अच्छी बात क्या हो सकती है? तो इंडेक्स फंड को अगर आप पहले इन्वेस्टमेंट चुनेंगे कविता, तो एक्चुअली वो तीनों जो हमने रूल बुक बताई, इजी टू अंडरस्टैंड, डाइवर्सिफाइड एंड लो कॉस्ट, तो इंडेक्स फंड एक्चुअली ये तीनों में अगर हम बोलें तो 10 में से 10 मार्क्स कमाता है। वो सिंपल टू अंडरस्टैंड है, आपको एग्जैक्टली पता है कि अगर आप सेंसेक्स फंड में डाल रहे हैं या निफ्टी फंड में डाल रहे हैं या एक मिड कैप इंडेक्स फंड में डाल रहे हैं, निफ्टी 500 फंड में डाल रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता है वो फंड कैसे मैनेज होने वाला है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कैसे मैनेज होगा। सेकंड एस्पेक्ट है, बिकॉज वो एक इंडेक्स फंड है उसमें फंड मैनेजर बायस बिल्कुल भी नहीं है, उसमें कोई भी मार्केट कॉल्स नहीं ली जा रही हैं, कैश कॉल्स नहीं ली जा रही हैं, हमेशा एग्जैक्टली सेम वेटेजेस में इन्वेस्ट किया जा रहा है। सेकंड है वो डाइवर्सिफाइड है, बिकॉज कोई भी इंडेक्स इंडिया में जो आप ब्रॉडर मार्केट ट्रैक कर रहा होगा वो डाइवर्सिफाइड अक्रॉस सेक्टर्स होगा, अक्रॉस स्टॉक्स होगा, और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत कम होगा। तो वो रूल बुक आसानी से हो जाती है। और तीसरा लो कॉस्ट, ये हम बहुत बार शो में कवर कर चुके हैं। इंडेक्स फंड्स एक्चुअली लो कॉस्ट होते हैं क्योंकि फंड मैनेजर वहां पे नहीं होता है, एक सिंपल रूल बुक से पैसा मैनेज किया जाता है, तो आपकी लो कॉस्ट आपकी कंपाउंडिंग में हेल्प करेगी। और अगर आप ELSA फंड देखेंगे, ELSA से आपका पहला फंड, तो ये एक्चुअली बहुत बढ़िया कैटेगरी है अगर कोई निवेशक इन्वेस्ट करना चाहता है विद टू ऑब्जेक्टिव्स, कि उसको वेल्थ भी क्रिएट करनी है और उसको टैक्स भी बचाना है लॉन्ग रन में। तो इनफैक्ट ET मनी में हम रिकमेंड करते हैं, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसका सेक्शन 80C बेनिफिट कंपनी से नहीं आता, कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं और एक लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप थोड़ी सी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट सहन कर सकते हैं या रिस्क सहन कर सकते हैं, तो आपकी स्टार्टिंग SIP या पहली SIP हमेशा ELSA फंड में होनी चाहिए। इसमें डाइवर्सिफिकेशन है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, और ऑफ कोर्स अगर आप डायरेक्ट प्लान में करेंगे ELSA फंड के तो लो कॉस्ट भी ऑप्शन आपको मिलता है।
ओके, यहाँ पर देखिए बहुत सारी बार ना जो निवेशक होते हैं और ख़ास तौर से जो यंग निवेशक होते हैं, अगर उनके संदर्भ में मुझे आपसे ये पूछना हो तो देखा देखी बहुत होती है। एक तो हर्ड मेंटालिटी होती है इन्वेस्टर्स की, जो कि हम हमेशा कहते हैं, कई बार चर्चा भी हुई है आपके साथ कि उसे अवॉइड करना ही सबसे सही होगा, क्योंकि किसी तरह के फंड ने किसी को मुनाफा दिया है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी काम कर जाए। स्पेशली जब आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हो, लोगों की देखा देखी, हर्ड मेंटालिटी या ऐसे चलते फिरते लोगों की सलाह से कितना बचना चाहिए, क्योंकि आप निवेश का पहला कदम रख रहे हैं और ये आपकी आगे की जर्नी को सेट करेगा, उसकी टोन को सेट करेगा। कैसे इन सब चीज़ों की शोबाजी और शोर से कितना ज़रूरी है बचना? बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उठाया कविता आपने। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने दोस्त, अपने पड़ोसी या अपने रिश्तेदारों की इन्वेस्टमेंट को फॉलो ब्लाइंडली ना करें। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर निवेशक का एक खुद का रिस्क एपेटाइट है। उसका रिस्क को झेलने का या मार्केट के उतार चढ़ाव को झेलने का जो सहन शक्ति है, वो हर इन्वेस्टर की अलग है। वो इसलिए अलग है क्योंकि जिम्मेदारियां हर इंडिविजुअल की अलग हैं, उनकी इनकम अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, सेविंग्स अलग हैं, इवन लायबिलिटीज भी अलग अलग है। किसी इन्वेस्टर का होम लोन चल रहा है, किसी का पर्सनल लोन चल रहा है, किसी का कुछ भी डेट नहीं है। तो हर आदमी अपने इन्वेस्टमेंट्स अपने हिसाब से, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन हिसाब से करता है और वैसे ही करना चाहिए। लेकिन बहुत निवेशक ये फॉलो नहीं करते हैं और इसका एक्चुअली उदाहरण मार्केट में अवेलेबल है। इंडिया की लगभग जो पूरी म्यूचुअल फंड की एयूएम है, अगर आप रिटेल इन्वेस्टमेंट की तुलना करेंगे, 22 लाख करोड़ के आसपास रिटेल एयूएम है, वो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी सिर्फ इक्विटी फंड्स या इक्विटी जैसे फंड्स में पड़ी हुई है। और लेकिन हम देखेंगे इंडियंस एज इन्वेस्टर्स बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं होते हैं। काफ़ी लोग कंजर्वेटिव और मॉडरेट प्रोफाइल के होते हैं, लेकिन जब वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ इक्विटी करते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले एक साल में सिर्फ 3 या 4 फंड ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया होगा और हर इन्वेस्टर उन्हीं में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो ये बहुत गलत तरीका है इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने का। मैं सलाह करूंगा कि हर आदमी अपना इन्वेस्टर प्रोफाइलिंग करवाए, रिस्क को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे और अपने रिस्क और अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन और अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो वोलेटिलिटी के लिए, तो मार्च 2020 में आपने खरीदी नहीं करी होगी बल्कि बिक्री की होगी, या वैसे ही 2022 में जैसे मार्केट चल रहा है, बहुत उतार चढ़ाव है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स का आपका जो ध्यान होगा वो कंटिन्यूसली मार्केट लेवल्स पे होगा रादर देन आपके कामकाज और आपकी लाइफ के ऊपर। तो मैं कहूँगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इनफैक्ट मोर इम्पॉर्टेंट है कि आप ये समझें, और भले ही आप पहला फंड गलत कर लें तो शायद आपको उतना महंगा नहीं पड़ेगा, लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे इन्वेस्टर हैं। मेरे ख्याल से जो ईटी मनी जीनियस के जो आजकल हम एड्स देख रहे हैं, जो सब जगह दिखाए जा रहे हैं संतोष, उसमें इन तमाम बातों को बहुत बखूबी हाईलाइट किया गया है कि कितना सोच समझकर और ख़ास तौर से फूंक फूंक कर आपको निर्णय लेना चाहिए अपने पहले निवेश का, और देरी नहीं करनी चाहिए। तो ईटी मनी पर मुझे बताइए, जब कोई आता है, जब इस प्लेटफॉर्म पर जब कोई आता है और वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, बाजार की भाषा ही नहीं समझता, जानता ही नहीं है क्या है, तो उसे आप कैसे गाइड करते हैं? क्योंकि हम एक ऐसे देश में हैं संतोष, जहां पर जब तक मैं किसी से रूबरू ना मिलूं, क्योंकि मैं अपने पैसों की बात कर रही हूं संतोष, मैं अपनी मेहनती कमाई की बात कर रही हूं, तो उस इंसान को मिलना, उससे बात करना, जानना कि वो किस तरह का है, एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़रूरी होता है। हम भले ऑनलाइन टीवी, फ्रिज, फ़ोन वगैरह सब खरीद लें, लेकिन जब पैसों की बात आती है तो लोग 2-3 बार सोचते हैं। एक्सट्रीम है थोड़ा बिहेवियर ना, बहुत ज़्यादा या तो सोचते हैं या तो बिल्कुल भी नहीं सोचते और अंधाधुन आंख बंद करके निवेश कर देते हैं। बहरहाल, ईटी मनी पर आप गाइड कैसे करते हैं लोगों को? कैसे उनकी परेशानियां या वो किस तरह के निवेशक हैं समझते हैं और उन्हें गाइड करते हैं पहला कदम लेने के लिए? सुकविता, आपने बहुत सही बात बताई कि एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईटी मनी एक्चुअली जो ग्रुप को बिलोंग करता है, टाइम्स ग्रुप को, तो वो एक लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट ट्रस्ट फैक्टर देता है कि ये कंपनी एक बड़ी ग्रुप को बिलोंग करती है और ऑफ कोर्स इंडिया के बिगेस्ट न्यूज़ चैनल्स और मीडिया प्रॉपर्टीज ओन करती है। तो एक ट्रस्ट फैक्टर हमारा हमेशा रहता है, लेकिन वो ट्रस्ट को हम बढ़ाते हैं बाय एक्चुअली आपको फोर्स नहीं करते कि आप कोई फंड खरीदें। तो आज आप ईटी मनी में आएंगे और आप अपना
पहला कदम रखेंगे तो आपको कभी फोन नहीं आएगा कि आपने इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, आपने इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करा। ये आपको खुद करना है। आपकी अगर इच्छा है तो आप करेंगे, आपकी इच्छा है तो आप नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा ट्रस्ट फैक्टर वहां से आता है, क्योंकि कोई आपको सेल नहीं कर रहा होता है। सेकंड एस्पेक्ट ये कि अगर आप ईटी मनी ऐप पे टाइम बिताएंगे तो आपको वो ऑप्शन देगा कि आप इन्वेस्टर पर्सनालिटी एक फ्री असेसमेंट जो हम लोग देते हैं वो करने का मौका मिलेगा। जब आप वो करेंगे तो उसमें बिहेवियरल साइंसेस को और फिनेंस के बेस्ट मेथोलॉजीज को अप्लाई करके एक आउटकम दिया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप किस तरह के इंडिविजुअल हैं, निवेशक नहीं, किस तरह के इंडिविजुअल हैं। आप एक एडवेंचर सीकर इन्वेस्टर हैं या इंडिविजुअल हैं, या आप एक प्रोटेक्शनिस्ट माइंडसेट से काम करते हैं, या आप एक रिसर्चर माइंडसेट से काम करते हैं, या फिर आप एक स्ट्रेटेजिक पर्सन तरीके से एक्ट करते हैं दुनिया के हर मौके में आपकी लाइफ में। और आपका रिस्क लेने की क्षमता क्या है। तो रिस्क क्षमता हमेशा ऐसी होती है कि हम शॉर्ट टर्म में रिस्क कम लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म में ज्यादा लेना चाहिए। लेकिन टिपिकली क्या होता है कि एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को हमेशा कंजर्वेटिव फंड्स रिकमेंड किए जाते हैं। हम ऐसा नहीं करते। हम आपके रिस्क स्कोर को समझते हैं, उसकी रेंज को समझ के डिसाइड करते हैं कि आपकी शॉर्ट टर्म में कितना रिस्क होना चाहिए और लॉन्ग टर्म में कितना रिस्क होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें कंबाइन करके आपको फंड ऑप्शन रिकमेंड किए जाते हैं अगर आप ईटी मनी जीनियस लेंगे तो। और अगर आप ईटी मनी जीनियस नहीं ले सकते, आपको लगता है कि आपको खुद एक डीआईवाई इन्वेस्टर बनना है, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। क्योंकि ईटी मनी सिर्फ डायरेक्ट प्लान्स में डील करता है, तो आप डायरेक्ट प्लान्स में बिना कोई कमीशन के कोई भी फंड खरीद सकते हैं। और हम सेक्टोरल फंड्स या थीमेटिक फंड्स रिकमेंड नहीं करते हैं। वहां पे आप सिर्फ एक इंडेक्स फंड्स, लार्ज कैप या टैक्स सेविंग फंड्स में मौका ज्यादा दिया जाता है इन्वेस्टमेंट करने का। और आप चाहें तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पे होगा। चलिए, बहुत खूब, बहुत शुभ अवसर पर हमने ये चर्चा की है संतोष, क्योंकि नया साल अब शुरू होने को है, हो ही गया है लगभग। और ऐसे में वो तमाम दर्शक और निवेशक जो सोच ही रहे हैं कि कैसे कदम बढ़ाना चाहिए, हमने उनको पूरा रास्ता बता दिया है, तभी सभी तरह के विकल्प दे दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, आपने समय निकाला इस बेहद खास चर्चा के लिए। श्योर, थैंक यू कविता।